आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है बल तथा गति के नियम। क्या है हम लोग के पास? बल तथा गति के नियम, यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम लोग का देख लिए मेरे पास टॉपिक क्या है, बल तथा गति का नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग किसको समझेंगे? बल को। तो बल जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, ठीक है। तो बल क्या है, इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में लगकर उसकी आकार, स्थिति या अवस्था को आकार, स्थिति या अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा से हम लोग का देख लिए कि बल वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में लगकर उसकी आकार यानी कि शेप, स्थिति यानी कि पोजीशन, अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने की चेष्टा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल। यानी कि बल किसी वस्तु में लगकर उसकी आकार, स्थिति और अवस्था में परिवर्तन कर देता है, उस भौतिक राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। दूसरा इसका परिभाषा हम लोग दूसरे शब्दों में पढ़ेंगे कि वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर देता है, कोमा गति का विरोध करता है या वस्तु की दिशा, वस्तु की गति की दिशा में बदलाव कर देता है, बल कहलाता है। यानी कि हम लोग इसका दो डिफिनेशन देख लिए हैं कि पहला है कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में लगकर उसकी आकार, स्थिति, अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। दूसरा का देख लिए कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में क्या कर देता है? गति उत्पन्न करता है। यानी कि कोई वस्तु खड़ी है तो उसमें अमर बल लगाएंगे तो आगे बढ़ जाएगी, यानी कि उसमें गति आ जाएगा। दूसरा है कि अगर कोई वस्तु धीरे धीरे लुढ़क रहा है, जैसे कोई साइकिल आ रहा है, उस पर हम ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। या तो उसको आगे से हम पकड़ने का कोशिश करेंगे तो भी वो रुक जाएगा। तो यानी कि क्या करता है? वो गति का विरोध करता है। दूसरा है कि गति की दिशा में परिवर्तन करता है। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु किसी दिशा में चल रहा है, उसको अगर हम आगे से जाके बल लगा के इधर से कर देंगे, रोक देंगे, तो उसका दिशा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। या तो मान लीजिए हम इधर जा रहे हैं, अचानक इसको धक्का दे देंगे तो हो सके सीधा ना जाके दाएं बाएं मुड़ जाएगा। तो क्या कर देता है? उसकी दिशा में बदलाव कर देता है। तो क्या है? मेरा बल है। अब आते हैं इसके कुछ प्रकार में, बल के कुछ प्रकार। तो हम लोग क्या देख लिए? बल का परिभाषा जान गए। अब बल के कुछ प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि बल के प्रकार। बल के प्रकार, ठीक है।
तो जनरली बेसिकली होता है प्राकृतिक रूप से बल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि बेसिकली नेचुरली जिसको बोला जाता है बल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो कौन कौन 4 प्रकार होते हैं? एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें? नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से बल 4 ही प्रकार के होते हैं। क्या क्या? गुरुत्वाकर्षण जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। विद्युत चुंबकीय को बोला जाता है इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और नेक्स्ट हो जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली कितना टाइप्स के फोर्स होते हैं? 4 प्रकार के। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। अब इसके सिवाय भी हम बहुत सारा बल के प्रकार पढ़ते हैं, जैसे पेशीय बल। एक्स्ट्रा जो बल दूसरे प्रकार के जो होते हैं बल के प्रकार, सम अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। यानी कि अन्य दूसरे प्रकार के बल क्या क्या होते हैं? तो पेशीय बल। तो पेशीय बल किसको बोला जाता है? कि मांसपेशी द्वारा लगाया गया बल। जैसे टांगा के द्वारा गाड़ी को खींचना, घोड़ा जिसको बोला जाता है टांगा मतलब घोड़ा गाड़ी, घोड़ा के द्वारा गाड़ी को खींचना, बैल के द्वारा गाड़ी के खींचना, मनुष्य द्वारा वजन को उठाना, हाथ के द्वारा मनुष्य का हाथ से वजन को उठाना, ये सब क्या है? मांसपेशी का द्वारा लगाया गया बल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है पेशीय बल। दूसरा होता है चुंबकीय बल। यानी कि चुंबक द्वारा किसी वस्तु को जो खींचने में जो बल लगाया जाता है, चुंबक जो बल लगाता है किसी वस्तु को खींचने में, उसको बोला जाता है चुंबकीय बल। दूसरा होता है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या होता है? कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का बल का परिभाषा होता है कि ब्रह्मांड के किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। और वही दो वस्तु में एक अगर पृथ्वी को हम जोड़ देते हैं कि ब्रह्मांड के किसी भी एक वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, उस बल को क्या बोला जाता है? गुरुत्व बल बोला जाता है। उसके बाद होता है स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल को समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे कि वैसा आवेशीय बल जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के दूरी मेंटेन करते हुए एक दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे स्थिर विद्युत बल को समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे? एक छोटा सा उदाहरण, सपोज हम लोग कंघी करते हैं बाल में, तो बाल में कंघी करते करते क्या हो जाता है? कंघी पर कुछ आवेश आ जाता है, और उस कंघी को बाल करने के तुरंत बाद अगर आप छोटे छोटे कुछ डस्ट के सामने ले जाते हैं, तो थोड़ा ऊपर से ही उसको क्या कर लेता है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसको बोला जाता है स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो इस तरह बल के जो हम लोग देख लिए नेचुरली पार्ट होता है 4 गो, तथा इसके और भी दूसरा टाइप जो होते हैं उसको भी हम लोग कुछ का वर्णन यहाँ पर देख लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गति के नियम।
अब हम लोग देखेंगे गति के नियम, यानी कि लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम लोग ने नाम सुना होगा सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 नियम को दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने गति से रिलेटेड 3 नियम का प्रतिपादन किया, यानी कि 3 नियम को दिया था। तो हम लोग सबसे पहला नियम क्या है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, या इसी को बोला जाता है जड़त्व का नियम। ठीक है, तो क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉज ऑफ इनर्शिया, इसको बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यूटन के गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम, इसी को बोला जाता है। तो इसका नियम क्या है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील ही रहेगी, या यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर ही रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उसे अवस्था परिवर्तन हेतु बाध्य न करे। ठीक है, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या देख लिए कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गति में ही रहेगी, यानी कि गतिशील ही रहेगी। यदि कोई वस्तु, तथा क्या देखें कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील ही रहेगी, या यदि कोई वस्तु स्थिर है मतलब रेस्ट पोजीशन पे है तो तब तक वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी जब तक कोई बाहरी बल, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। बाहरी बल का मतलब क्या होता है, जब तक कोई बाहरी बल का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बाहर से जो बल लगाया जाता है एक्स्ट्रा फोर्स, उसे अवस्था परिवर्तन हेतु बाध्य न करे। सपोज अगर कोई वस्तु, कोई गाड़ी चल रहा है, उस पर ड्राइवर बैठा हुआ है, तो गाड़ी अगर जैसे सपोज मान लेते हैं कि वो ब्रेक फेल गाड़ी है तो वहां पर कोई ब्रेक नहीं काम करेगा, यानी कि वो चलते ही रहेगा। और सपोज किसी कारणवश वहां पर ड्राइवर कोशिश करते करते अगर ब्रेक मारा और ब्रेक काम कर गया तो अचानक क्या हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो यहाँ रुकने का काम कौन किया, ड्राइवर के द्वारा लगाया गया ब्रेक, यानी कि ब्रेक किसने लगाया, तो ड्राइवर ने। तो ड्राइवर जो फोर्स लगाया वो क्या हो गया उसके लिए, एक्सटर्नल फोर्स। तो गाड़ी चल रही थी, उस पर जब ब्रेक लगाया गया तब वो रुकी, यानी कि ड्राइवर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब जाके वो रुकी, नहीं तो जाकर ब्रेक नहीं काम करता, ब्रेक नहीं लगता तो तब चलते ही रहता। ठीक है, नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु स्थिर है, यानी कि सपोज कोई वस्तु, गाड़ी मेरा खराब है, ठीक है, और उसको हमको अगर चलाना है तो क्या करना है, उसको ड्राइवर उस पर बैठेगा, उसके बाद जो होता है सिस्टम गाड़ी चलाने का, उस पर चाबी डालेगा, उसको स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद क्या किया जाता है, इसे पहले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि क्लच और एक्सीलरेटर का काम रहता है वहां पर। तो सबसे पहले क्लच लिया जाता है, फिर धीरे धीरे एक्सीलरेटर लेके और ब्रेक को छोड़ा जाता है, तब उसमें क्या हो गया, गाड़ी मोशन में आ जाता है, यानी कि गतिशील हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरा
स्थिर पोजीशन को क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन में था उसको, जो हम एक्सेलेटर लिए यानी कि ड्राइवर उसमें अपना बल लगाया, एक्सेलेटर लिया मतलब हाथ से हो चाहे पैर से हो, अपना वो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तब जाके मेरा गाड़ी मोशन पे आया। दूसरा, अगर मान लीजिए मेरे कोई खराब गाड़ी है, जैसे कोई गाड़ी खराब हो जाता है चलते चलते, तो उसको मैकेनिक के पास ले जाने तक क्या किया जाता है कि बाहर से आदमी उसको पीछे से धक्का देके आगे की ओर बढ़ाया जाता है। तो ये जो बाहर से आदमी जो उस पर धक्का लगाते हैं वो मेरा क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। तो हम लोग पहला नियम का देख लिए कि यदि कोई वस्तु चल रही है यानी कि गतिशील है तो तब तक गतिशील ही रहेगी, या तो कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन है या दैट मीन्स खड़ी है तो तब तक खड़ी ही रहेगी जब तक हम बाहर से बल नहीं लगाएंगे। यानी कि बाहर से जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक कोई वस्तु नहीं चल सकती है और नहीं रुक सकती है। ये मेरा क्या हो गया, गति का प्रथम नियम। ठीक है, और इस नियम को ही क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम। ठीक है, अब इस नियम को देखने से पहले मेरे पास एक नया पॉइंट आ गया, जड़त्व। ठीक है, जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व का परिभाषा होता है तो जड़त्व का परिभाषा होता है मेरा इनर्शिया, जिसको बोला जाता है जड़त्व, जिसको बोला जाता है इनर्शिया। तो इसका परिभाषा होता है जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण गतिशील वस्तु गतिशील या स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। ठीक है, तो जड़त्व का परिभाषा में हम लोग का देख लिए कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अगर चल रही है तो चलने में ही चलते ही रहना चाहती है, या तो कोई वस्तु खड़ी है तो वो खड़ा ही रहना चाहती है, उसी को बोला जाता है जड़त्व। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग कुछ एग्जांपल देंगे कि जड़त्व का माप। इसको हम लोग स्पेशल नोट में लिख लेंगे, नोट करके कि मेमोरेबल चीज है कि जड़त्व की सही माप, जड़त्व की माप द्रव्यमान होती है। जड़त्व की माप क्या होती है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का शुद्ध भार। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु का शुद्ध भार। तो जड़त्व की माप क्या होती है, द्रव्यमान, यानी कि वस्तु जितना भारी होगी, वस्तु जितना बड़ी एवं भारी होगी, बड़ी होगी तो भारी होगी, तो जितना भारी होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। वस्तु का वेट जितना कम होगा उसका जड़त्व भी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए कि जड़त्व की माप क्या होती है, द्रव्यमान, यानी कि वस्तु अगर ज्यादा भारी है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, वस्तु अगर कम भारी है तो उसका जड़त्व भी कम होगा। ठीक है, अब जड़त्व का प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, टू टाइप्स का होता है। जड़त्व कितने प्रकार की होती है, तो दो, एक होता है गति जड़त्व और दूसरा होता है स्थिर जड़त्व। ठीक है, एक गति जड़त्व मतलब अगर वो वस्तु चल रहा है तो चलने ही खोजेगा, यानी कि गति में ही रहना चाहेगा। कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर जड़त्व का मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर है तो यानी कि रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहेगी। तो ये गति जड़त्व और स्थिर जड़त्व के क्या हो गए, दो प्रकार हो गए। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग गति जड़त्व। तो गति जड़त्व में क्या देखते हैं कि सपोज कोई बस में सवारी बैठा हुआ है, बस चल रहा है, अचानक अगर ड्राइवर उसमें ब्रेक मारता है तो क्या हो जाता है, उस पर बैठा सवारी क्या हो जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। वो किसका एग्जाम्पल है, गति जड़त्व का। तो इसलिए होता है कि अगर गाड़ी मेरा क्या है अभी मोशन में यानी कि गति में है, तो उस पर बैठा सवारी का जो निचला हिस्सा होता है जो बस के कांटेक्ट में रहता है, तो वो क्या हो जाता है मेरा, उसके साथ साथ मेरा शरीर का निचला हिस्सा भी मूवमेंट में रहता है यानी कि गतिशील रहता है। और जब वो अचानक ब्रेक मारता है तो मेरा ऊपरा
शरीर का ऊपरी सिरा क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। दूसरा क्या है, गति जड़त्व का उदाहरण, सॉरी गति जड़त्व देख लिया, अब स्थिर जड़त्व। स्थिर जड़त्व में क्या होता है कि जब कोई, जैसे किसी कहीं हम सवारी कर रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल में बैठे हैं या घोड़ा में बैठे हैं, अगर वो अभी खड़ा है, मेरा अभी चलना शुरू नहीं हुआ है, जब भी अचानक चलना शुरू हो जाता है तो उस पर बैठा सवारी का किधर झुक जाएगा, पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि उसका जो शरीर है वो अभी किस पर है, रेस्ट पोजीशन में है, और जब वो चलना शुरू हो जाता है तो उसका जो उसके कांटेक्ट में यानी कि बैठा हुआ शरीर का पोर्शन गति में आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, उसका यानी कि ऊपरी हिस्सा जो उसका कांटेक्ट में नहीं है वो हम लोग का पीछे की ओर झुक जाता है। ये होता है गति और स्थिर जड़त्व का उदाहरण। अब हम लोग आते हैं इसका दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम। तो यहाँ लिखो न्यूटन के गति का दूसरा नियम, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका परिभाषा होता है किसी वस्तु के संवेग, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करती है। ठीक है, तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का डेफिनेशन का देख लिए कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है। किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। सपोज हम किसी वस्तु को आगे की ओर धक्का लगाएंगे तो वस्तु पीछे थोड़ी आएगा, जाएगा आगे ही। तो ये होता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मेरा एक नया पॉइंट आ गया, संवेग। तो संवेग का परिभाषा होता है, संवेग बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहा जाता है। शॉर्ट में हम लोग याद रख सकते हैं P इक्वल टू एम इंटू बी। ठीक है, तो हम लोग संवेग को शॉर्ट में क्या याद करेंगे, P इक्वल टू एम इंटू बी, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग सेकंड लॉ भी पढ़ लिए कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। तो ये हो गया था मेरा न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ठीक है, अब
अब है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो इसका होता है परिभाषा, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि कोई भी काम होता है तो उसके अपोजिट और इक्वल काम होता है। तो जैसे सपोज गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी का चक्का क्या कर देता है, चक्का घूमता है, यानी कि चक्का पीछे की ओर बल लगाता है, तब गाड़ी मेरा चक्का और रोड के बीच जो फ्रिक्शन होता है यानी कि घर्षण बल होता है, तो इस घर्षण बल का जरूरत क्या होता है, चक्का पीछे की ओर बल लगाता है तो मेरा पहिया आगे लुढ़कता है और गति मेरा बस आगे की ओर जाती है, यानी कि गाड़ी आगे की ओर जाती है। दूसरा, हम लोग जैसे पैदल चलते हैं तो पैर जमीन का सतह से पैर का जमीन का सतह से घर्षण होता है, और घर्षण किस कदा होता है कि पैर, हम लोग का पैर जमीन को पीछे की ओर धक्का देता है, यानी कि पीछे जमीन पर पीछे की ओर बल लगाता है, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, अगर हम किसी गेंद को किसी ऊंचाई से सपोज 5 फीट से नीचे गिराएं, तो गेंद जैसे ही यहाँ पर टप्पा खाती है, टप्पा खाने के बाद फिर वह ऊपर की ओर जाती है। तो हम लोग इस तीनों कंडीशन में देख लिए कि तीसरा नियम क्या बताता है कि किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट, इसका और जैसे उदाहरण लेते हैं कि बंदूक से गोली का छूटना। तो बंदूक जो चलाता है, राइफलधारी चाहे जो भी बंदूक, सेना वाला, पुलिस वाला, कोई भी बंदूक है, तो बंदूक चलाने वाला क्या हो जाता है कि जब गोली चलाता है तो जितना स्पीड से गोली बाहर निकलती है उसको उतना ही स्पीड से पीछे की ओर झटका देता है, जिसके मतलब कभी कभी वो अनबैलेंस भी हो जाता है। तो ये था मेरा न्यूटन की गति का पहला, दूसरा और तीसरा नियम। अब इसमें से हमको कुछ चीज फाइंड आउट होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कि हम लोग अभी देख लिए न्यूटन का गति का पहला, दूसरा एवं तीसरा नियम। ठीक है, तो तीनों का हम लोग परिभाषा देख लिए और उसका कुछ उदाहरण पर भी हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग आता है कि पहला नियम हमको कुछ देता है, दूसरा नियम कुछ देता है और तीसरा नियम कुछ देता है। ठीक है, अब क्या क्या देता है इसको एक शॉर्टकट ट्रिक में समझते हैं हम लोग कि पढ़ना लिखना नहीं आता, नहीं आता, ये मेरा क्या है, एक ट्रिक है। क्या है, एक शॉर्टकट ट्रिक है। पढ़ना लिखना नहीं आता, यानी कि पहला नियम के सामने हम क्या लिखते हैं, पढ़ना, दूसरा नियम के सामने क्या लिखते हैं, लिखना, और तीसरा नियम के सामने क्या लिखते हैं, नहीं आता। तो पढ़ना का मतलब पढ़ते हैं हम लोग, मुंह से पढ़ते हैं, वर्बली पढ़ते हैं, मुंह से बोलते हैं। तो पढ़ना, पहला नियम में पढ़ना का लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला नियम क्या देता है, तो बल की परिभाषा देता है। क्या देता है, बल की परिभाषा देता है। दूसरा, हम लोग गति का पहला नियम के सामने हम लोग दूसरा नियम लिखे थे, किसका, जड़त्व का नियम। तो गति का पहला नियम क्या देता है, बल की परिभाषा देता है, दूसरा जड़त्व की परिभाषा देता है, और जड़त्व की परिभाषा देता है। तो पढ़ना मतलब हम लोग अभी सभी समझे कि मुंह से पढ़ा जाता है, यानी कि वर्बली पढ़ा जाता है। तो वर्बली पढ़ना मतलब बोलना या भाषण देना, जिसको बोला जाता है। तो क्या देता है, बल की परिभाषा देता है, दूसरा जड़त्व की परिभाषा देता है। लिखना, तो लिखना मतलब हम लोग लिखते हैं, यानी कि पेन का यूज किया जाता है। तो लिखना में क्या हो जाता है, बल का व्यंजक, बल का व्यंजक
देता है, यानी कि सूत्र। व्यंजक का मतलब क्या होता है? सूत्र। तो हम लोग दूसरा नियम के सामने क्या लिख दिए थे ट्रिक में? पहला, दूसरा और तीसरा नियम का हम लोग अभी बताएं कि एक शॉर्टकट ट्रिक दिए कि पढ़ना लिखना नहीं आता। पढ़ना मतलब वर्बली उसको मुंह से बोला जाता है, यानी कि मुंह से क्या कर दिए हम, बोलते हैं या भाषण देते हैं तो इस बल का परिभाषा देता है या जड़ बल की परिभाषा देता है। दूसरा नियम में कहा दिया कि लिखने यानी कि पेन पेपर का यूज करते हैं, तो पेन पेपर का यूज हम लोग किसी के कैलकुलस में करते हैं यानी कैलकुलेशन में करते हैं, तो क्या देता है हमको? कैलकुलेशन किसका देता है? सूत्र में, यानी कि बल का क्या देता है हमको? दूसरा नियम व्यंजक देता है, यानी कि सूत्र देता है। नहीं आता मतलब तीसरा नियम से हमको किसी भी चीज का उत्पत्ति नहीं होता है, इसका जो भी होता है अपने डिफिनेशन होता है, इससे हमको नहीं आता मतलब नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता है। तो पहला में लिख दिए हम लोग ट्रिक में, पढ़ना लिखना नहीं आता। पहला नियम में पढ़ना मतलब परिभाषा देता है, तो किसका? बल का या जड़त्व का। दूसरा में लिखना, लिखना मतलब हम लोग पेन पेपर का यूज करते हैं, तो पेन पेपर का यूज कहाँ किया जाता है? किसी भी चीज का कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन मतलब वो हमको क्या देगा? सूत्र देगा। तीसरा नियम नहीं होता, नहीं आता मतलब नहीं होता, तो इसका अपना डिफिनेशन होता है, इससे किसी चीज का उत्पत्ति नहीं होती है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि बल का व्यंजक को किस प्रकार देता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं बल का जो गति का दूसरा नियम किस प्रकार बल का व्यंजक देता है, इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। तो हम लोग सेकंड लॉ को देखेंगे, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका परिभाषा के अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। ठीक है, इसका परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है, यानी कि संवेग परिवर्तन यानी कि P। ठीक है, संवेग परिवर्तन का दर हम लोग क्या देख लिए कि संवेग परिवर्तन की यानी कि डेल्टा P परिवर्तन है, यानी कि डेल्टा होता है। तो F कभी भी हम लोग अगर समानुपाती हटाते हैं, इसका प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं? कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको हटा के कांस्टेंट कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? कांस्टेंट K इंटू डेल्टा P। ठीक है, F इक्वल टू K डेल्टा P, यानी कि क्या है? मेरा मोमेंटम है, संवेग है, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम लोग देख लिए, तो डेल्टा M इंटू बी, यानी कि संवेग का परिभाषा भी हम लोग पढ़ लिए हैं इस टॉपिक में कि किसी वस्तु के द्रव्यमान को जब उसके वेग से गुना किया जाता है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास और वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका प्रोडक्ट मेरा क्या कहलाता है? उसका गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो P की जगह हम क्या लिख दिया? ये क्या है? मेरा मोमेंटम था, उसके जगह पर M इंटू बी लिख दिए। ठीक है, अब चूंकि K इक्वल टू मेरा क्या होता है? कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो F इक्वल टू डेल्टा M B। ठीक है, तो F इक्वल टू हो गया, M को इधर लेंगे, डेल्टा B। अब डेल्टा B का मतलब हो गया M, डेल्टा B को हम लिख सकते हैं dV/dt। डेल्टा V का मतलब होता है dV/dt, यानी कि कितना समय में कितना वेलोसिटी मेरा चेंज होता है। तो F इक्वल टू M और dV/dt क्या होता है? हम लोग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का पढ़े थे कि किसी वस्तु का वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? मेरा त्वरण कहलाती है। तो F इक्वल टू M और dV/dt का हो जाएगा A। यहाँ पर हम लोग नोट में लिख सकते हैं dV/dt इक्वल टू होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू ma, तो F इक्वल टू मेरा क्या आ गया? ma, जो मेरा गति का दूसरा नियम को प्रूफ करता है। तो हम लोग क्या देख लिए इस टॉपिक में? बल क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं, नेचुरली कितने प्रकार के बल होते हैं, अदर टाइप्स ऑफ फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, गति का पहला, दूसरा, तीसरा नियम,
पहला दूसरा तीसरा नियम का परिभाषा, पहले दूसरे और तीसरे नियम से किस किस चीज का व्युत्पत्ति होता है, मतलब किस चीज को हम लोग उसके थ्रू निकाल सकते हैं, और परिभाषा के अकॉर्डिंगली हम किस तरह गति का दूसरे नियम को प्रूव कर सकते हैं। तो यह था मेरा गति का पहला दूसरा और तीसरा नियम का विश्लेषण। ठीक है।